हेलो एवरीवन। आज मैं बात करने वाली हूँ सीडीएस एग्जामिनेशन के बारे में, यानी कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज के एग्ज़ाम के बारे में, जो कि यूपीएससी के द्वारा साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। हम इसमें बात करेंगे कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जिससे हमारा श्योर शॉट सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, सबसे पहले चीज़ कि सीडीएस जो एग्जामिनेशन होती है वो एक ऑफलाइन एग्ज़ाम है और उसमें आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना होता है वैसे तो, फॉर IMA, INA एंड AFA। पर अगर OTA को कंसिडर करें जिसमें फीमेल्स जाती हैं, उनके लिए सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, एक है इंग्लिश और दूसरा है जनरल अवेयरनेस। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको कॉपी एंड पेन लेकर के नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले चीज़ कि ये यूपीएससी के द्वारा साल में 2 बार ली जाती है, एक अप्रैल के टाइम पे और दूसरा सितंबर के टाइम में। ठीक है, तो अगर बाई चांस आप एक एग्ज़ाम को किसी गलती की वजह से मिस भी कर देते हैं तो आप वापस से पढ़ाई में जुट जाइए और जो सेकेंड टर्म आ रहा है उस एग्ज़ाम का सितंबर में आप उसको क्लियर करें। ओके, इसकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा आपको कोई अलग चीज़ करने के लिए नहीं बोलती है, इसका सिलेबस बहुत ही जनरल है। और उससे पहले एक बात और समझ लीजिए कि ये एग्ज़ामिनेशन एक ऑफलाइन एग्ज़ामिनेशन होता है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा, कई बार ऑनलाइन में लोग ना बहुत पैनिक हो जाते हैं कि साइड में वो क्लॉक दिखते रहती है, तो उसकी वजह से वो अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और ऑफलाइन में अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल पाते हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि ये ऑफलाइन एग्ज़ाम ही होता है। और इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ओके, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। जिन चीज़ों में आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे। ओके, चलिए बात शुरू करते हैं। थोड़ा बैकग्राउंड मैं आपको अपना बता देती हूँ। मैंने 3 बार सीडीएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और इस तीनों बार में मैंने कभी भी किसी कोचिंग का सपोर्ट नहीं लिया और बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल के पीछे नहीं भागी। मेरे पास 4-5 बुक थे, उन्हीं से मैंने पढ़ाई करके इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है और सेल्फ स्टडी से किया है कम्प्लीटली। एक बात और कि मेरा जब ग्रेजुएशन हो रहा था तो मैं उसको अच्छी तरीके से नहीं कर पाई थी बिकॉज ऑफ सम फैमिली रीज़न। तो आप अगर देखते हैं तो मेरा बेसिक नॉलेज जो है अभी तक स्कूल 12th में जो मुझे पढ़ाया गया था वहाँ तक का है। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और मैंने इस एग्ज़ाम को दिया। मुझे लगता है 4 से 5 महीने का गैप रहा होगा फाइनल रिजल्ट और इस एग्ज़ाम में बैठने के बीच में। तो वहाँ पे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपके पास बहुत अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, आपके पास बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, तो फिर भी आप इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो अब हम बात को शुरू करते हैं कि मैंने कैसे किया था क्लियर। सबसे पहले तो इसका सब्जेक्ट्स देखिए, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है और मैथमेटिक्स है। इंग्लिश और मैथमेटिक्स को आपको डेली थोड़ा थोड़ा समय देना होगा क्योंकि दोनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं प्रैक्टिस पर डिपेंड करती हैं। और जनरल अवेयरनेस है वो आपको रोड लर्निंग करना पड़ेगा, जहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना है वहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझना पड़ेगा ताकि आप एलिमिनेशन मेथड से चीज़ों को सॉल्व कर सके वहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले हम जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। इसमें हिस्ट्री आता है। हिस्ट्री में मैंने लूसेंट को प्रेफर किया था। तो लूसेंट में क्या है कि बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ें दी रखी हैं, तो आपको उसके जब PYQs देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि वो कौन से रीजन से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, मेडिवल, एंशिएंट या मॉडर्न, किस चीज़ से पूछते हैं। तो आप उस चीज़ से शुरुआत करते हुए फिर बाकी चीज़ों को उसके अकॉर्डिंग आप अलाइन करेंगे। हर एक सब्जेक्ट का कुछ हाई यील्डिंग एरियाज़ होता है, तो एक स्मार्ट स्टडी यही कहती है कि हमें हमेशा हाई यील्डिंग एरिया से शुरुआत करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो मटेरियल आपके पास है वहीं पे हाईलाइट करके उसको पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। जितना बार रिवीजन होगा उतना बार उस एग्ज़ाम के प्रेशर वाले माहौल में आप कम गलती करेंगे। ठीक है, कई बार ऐसी चीज़ें गलती हो जाती हैं जो हमें मतलब इतनी आसान होती है जैसे हमारा नाम है, पर फिर भी हम उस सिचुएशन में गलत करके आ जाते हैं। तो उन चीज़ों को रिड्यूस करना है और तभी सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो सिली मिस्टेक्स को कम करने का एकमात्र तरीका है कि नंबर ऑफ रिविजन्स हम बढ़ा दें। ठीक है, और रिसोर्सेज को हम थोड़ा सा लिमिट करके रखें ताकि हम उन चीज़ों को बार बार रिवाइज कर सकें। ठीक है, पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत को प्रेफर किया था। मेरे पास वो बुक थी और वो बहुत अच्छी बुक है। एक बार उसको कर लेने के बाद बहुत ज़्यादा चीज़ें बच नहीं जाती हैं पढ़ने के लिए। ओके, उससे हो जाता है। फिर ज्योग्राफी आता है
और ज्योग्राफी भी मैंने लूसेंट से ही किया था। साइंस आता है, साइंस भी लूसेंट से कर सकते हैं, या एक और बहुत अच्छा रिसोर्स है और वो एनसीईआरटी की समरी है। एनसीईआरटी जो क्लास 6 से 12 तक उस सब्जेक्ट का होता है, उन सारी चीज़ों को कंपोज करके एक बुक में डाला हुआ है। एनसीईआरटी समरी उसे कहते हैं। अगर आपको वो कंपाइलेशन कहीं मिल जाता है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 80 to 90% सारी चीज़ें ओवरलैप ही करती हैं। कोई भी बुक में थोड़ा बहुत डिफर करता है। किसी भी एक बुक से पढ़ाई करें, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और बहुत बार रिवाइज करें तो चीज़ें हैंडल हो जाती हैं। अब है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में जैसे 5 ईयर प्लान्स हो गए, कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हो गई। एलपीजी आया था, किस ईयर आया था, कौन सा हमने स्कीम किस ईयर में लागू किया था। इन सब चीज़ों के अलावा उस साल का इकोनॉमिक सर्वे एज वेल एज द बजट, उन दोनों चीज़ों को आप अच्छे से करके जाएंगे। ओके, अब हम आते हैं कि करंट अफेयर्स। हाँ, करंट अफेयर्स आपको देखना होगा, और किस तरीके के करंट अफेयर्स वो ज़्यादा पूछते हैं ये भी पीवाईक्यू से पता चलेगा। अब उन चीज़ों को देखने के बाद आप क्या करेंगे, एक ईयरली कंपाइलेशन ले लेंगे किसी भी चीज़ का, या स्पीडी ले सकते हैं, या फिर आप विजन आईएएस का ले सकते हैं, एजुटेरिया का भी आता है। इन सारी चीज़ों को कोई भी एक अच्छा सा कंपाइलेशन उठा के उसको बहुत बार कवर कर लीजिए। स्पोर्ट्स का सेक्शन हो गया, या कोई समिट है, इंडिया ने किसी समिट को लीड किया है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए मेरे पास सिर्फ एक बुक थी, एंड दैट वाज आर.एस. अग्रवाल। हाँ, मुझे भी पहले सिर्फ मैथ्स का ही आर.एस. अग्रवाल पता था, पर फिर इंग्लिश की आर.एस. अग्रवाल बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है। जितना भी पोर्शन है ना जहाँ पे आपको रोड लर्निंग करनी है, जैसे सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गए, वन वर्ड हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप उसी बुक से कवर कर लीजिएगा। मैंने जब इस पर पढ़ाई करा था, A to Z मेरा सारा जितना भी उस टाइप का क्वेश्चंस था इसी से बन गया था। बहुत अच्छी बुक है, पर आपको बहुत ज़्यादा रोड लर्निंग करनी पड़ेगी, इसके लिए आप पहले से प्रिपेयर हो जाइए। और इंग्लिश का कुछ सेक्शन ऐसा है जहाँ पर आपको स्किल्स आनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल द कॉम्प्रहेंशन पार्ट, या फिर जो सेंटेंस का करेक्शन करते हैं उन सब चीज़ों में, या एक आता है कि सेंटेंस का रीअरेंजमेंट करें, तो इन सब चीज़ों को आप पीवाईक्यू से प्रैक्टिस कर लें। ओके, एक सेक्शन आता है जहाँ पे आपका राइटिंग स्किल चेक किया जाता है, तो वहाँ पे भी आप पीवाईक्यू के क्वेश्चन उठा करके प्रैक्टिस कर लीजिए। बस इंग्लिश में इतना ही करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश और जीएस को अच्छे से कर लेंगे तो आपका ओटीए तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है जो लोग सीडीएस दे रहे हैं, फॉर मतलब मेल कैंडिडेट्स के लिए, उनका एक मैथ्स का पोर्शन भी रहता है। मैथ्स को उसमें स्पेसिफिकली लिख दिया गया है कि वो 10th लेवल का ही पूछेंगे। ठीक है, मैथ्स के लिए आप नेट पे जाइए और सर्च करिए उनका सिलेबस, टॉपिक वाइज टॉपिक, सारे टॉपिक्स को लिख लीजिए। जो टॉपिक आपको ज़्यादा टफ लगता है वहाँ से शुरुआत कीजिए, या तो यूट्यूब पे आपको कोई वीडियो मिल जाएगा उस टॉपिक से रिलेटेड, या फिर आपके पहले कहीं नोट्स हो रखे होंगे तो वो भी हो सकता है। आप तो एक एक टॉपिक, फॉर एग्जांपल अगर आपने उठाया है क्लॉक्स वाला टॉपिक, अगर आप जानते हैं कि आपको क्लॉक्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, तब क्या करें, पहले क्लॉक्स को अच्छे से पढ़ लें, सारे फार्मूलाज लिख लें, सारे ट्रिक्स समझ लें। उसके बाद यूपीएससी के क्वेश्चंस निकालें। सीडीएस के साथ साथ और भी अगर अदर एग्जामिनेशंस यूपीएससी लेती है तो उनके भी क्लॉक्स वाले क्वेश्चंस निकालें, उनको सॉल्व करें। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्लॉक्स वाले टॉपिक में यूपीएससी का रेंज क्या है क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, उन सारी चीज़ों को सॉल्व कर लें और एक नोटबुक में रख लें। उन्हीं चीज़ों को बार बार रिवाइज करें, उससे हो जाता है। इसी तरीके से टॉपिक वाइज टॉपिक आप सारे जितने भी मैथ्स में दिए हुए हैं सबको सॉल्व करके नोट बना के रखिए। फॉर्मूलाज को रिवाइज करते रहिए, ट्रिक्स को बार बार रिवाइज करिए, ताकि उस प्रेशर वाले सिचुएशन में आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इस तरीके से आपका मैथ्स हो जाएगा, और यही एक तरीका है। और अगर जब एग्जामिनेशन नज़दीक आने लगे, फॉर से 15 डेज या फिर 20 डेज बाकी है, तब आप मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट का मकसद ये कभी नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा और मटेरियल एक्यूमुलेट करना। इसका सिर्फ एक मकसद है कि 2 घंटे में उस प्रेशर वाले सिचुएशन में मेरा दिमाग कैसे काम करता है, अपने माइंड को ट्रेन करना कि वो एग्जामिनेशन में जा कर के अपने फुल पोटेंशियल से एग्ज़ाम दे करके आ सके। जो मैंने पढ़ रखा है उसको मैं यूटिलाइज़ कर सकूं, मेरा दिमाग प्रॉपरली काम करे। बस मॉक टेस्ट का यही मकसद होता है। उसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। हाँ, अगर कुछ सिली मिस्टेक होता है तो उस चीज़ को वापस से रिवाइज करिए। ठीक है,
और कुछ अगर बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट मिल गया तो आपके ऑलरेडी जो नोट्स हैं वहीं पे जा कर के स्टिकी नोट ऐड करके उन पॉइंट्स को ऐड कर लीजिए, बस इतना ही करना है। और फिर इसको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, सिंपल फार्मूला यही फार्मूला है और इसी से क्रैक हो जाता है। हर बार क्रैक हुआ है तो इस बार भी होगा, आप ट्राई करिए। और इसके बाद मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी वो स्पेशली एफकैट के लिए होगा, ठीक है। तो अभी आप इस चीज़ को समझिए, जब रिटर्न क्लियर हो जाएगा और आप लोग अगर मुझसे पूछना चाहते हैं कि एसएसबी में क्या करना होता है तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो सेपरेटली लेकर के आऊँगी। ओके, टेक केयर।